नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि गुप्ता स्मार्ट विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज आपका जो ये वीडियो है ये बेस्ड है कंपटीशन के लेवल पर, वो चाहे एसएससी का कंपटीशन हो या यूपीएससी का कंपटीशन हो, आयोग से संबंधित जितने भी एग्जाम्स है वह कंपटीशन हो या सीटेट हो या टीईटी हो, हम इन सभी में आने वाले बायो से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं इन वीडियोज में कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आज लेकर के, मैं आपकी हूँ बायो टीचर और मैं आज आपको कवर कर रही हूँ साइटोलॉजी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। और आपसे वादा करती हूँ कि आपको कभी भी इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इतना बेहतर पढ़ाने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी। चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। ये जो साइटोलॉजी टॉपिक है, ये जो कोशिका विज्ञान है, आपके जीव विज्ञान पोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपकी साइटोलॉजी से ही संबंधित होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले, जो वन लाइनर क्वेश्चन है आपके, इसको स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा कोशिका के बारे में समझ लेते हैं कि कोशिका क्या होती है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को रटने में, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को समझने में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे कि इसका लाभ और भी दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी एक कोशिका। ये क्या है? हमारी एक कोशिका। ठीक, जो कोशिका होती है वो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो हम संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं, हम पहले इसको हम जानते हैं। संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या? स्ट्रक्चरल यूनिट। जो जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, इसको आप ऐसे समझिएगा, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाती हूँ। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो उसमें उस एक कोशिका होते हैं। उस एक कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप उसमें ऊतक का निर्माण होता है। और विभिन्न प्रकार के जो ऊतक होते हैं वो मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं, और जो समस्त अंग होते हैं वो आपस में मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, हम इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। यानी कि हमारे जो शरीर की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? इस कोशिका से होती है। कहाँ से होती है? इस कोशिका से होती है। यह कोशिका, फिर कोशिका में जब विभाजन होता है तो क्या बनता है? ऊतक। और ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, और अंग से एक शरीर का निर्माण हो जाता है। इसका उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं, या इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक ईंट होता है और ईंट कई मिलकर के कमरे की दीवार बनाते हैं, और दीवार मिलकर के कमरे का निर्माण करते हैं, और कई कमरे मिलकर के एक बिल्डिंग का निर्माण कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक कोशिका होती है, कोशिका में विभाजन होता है, विभाजन के बाद ऊतक बनते हैं, और जो ऊतक होते हैं वो आपस में मिलकर अंग का निर्माण कर देते हैं, और जो अंग होते हैं वो शरीर का निर्माण कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई क्यों होती है। और अब मैं बताती हूँ आपको, कोशिका जीवों की क्रियात्मक इकाई भी होती है। क्रियात्मक इकाई इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी जैविक अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी किसमें संपन्न होती हैं? शरीर की प्रत्येक कोशिका में। हमारी बॉडी की में उपस्थित कोई भी ऐसी कोशिका नहीं होती है जिसमें जैविक क्रियाएं हैं वो संपन्न ना होती हो। तो उसमें इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका को हम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, कोशिका की खोज के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, यह आपका पहला वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। किसने? रॉबर्ट हुक में। आप भी मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहे, किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक, रॉबर्ट हुक किस सन में की? 1665 ईस्वी में। ये जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था कि एक प्रयोग किया था, और प्रयोग में इन्होंने क्या किया था कि कॉर्क की जो पतली स्लाइड को लेकर के उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा था, और जब उसमें उन्होंने देखा तो उसको मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचनाएं दिखाई दी, कुछ इस प्रकार से।
और इन संरचनाओं को उन्होंने क्या नाम दे दिया? कोशिका, सेल नाम दे दिया। तो यानी कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। और कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। किस सन में की? 1665 ईस्वी में। आप इसको अपने दिमाग में बसा लीजिए, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने अपनी इस खोज का जो वर्णन है वो दिया है अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में। किसमें? माइक्रोग्राफिया। तो ये रहा आपका दूसरा वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था आपका क्या? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और कोशिका की खोज का वर्णन रॉबर्ट हुक ने किसमें दिया था? माइक्रोग्राफिया में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज से संबंधित पुस्तक कौन सी है, तो आपको जवाब देना है माइक्रोग्राफिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका के सिद्धांत। जो कोशिका के सिद्धांत है, कोशिका के सिद्धांत से संबंधित 3 वैज्ञानिक हैं, स्वान, स्लाइडन एंड वर्चाउ। इसका जो कोशिका सिद्धांत का जो श्रेय है वो स्वान और स्लाइडन को जाता है। जो स्वान है वो आपके जंतु शास्त्री हैं और जो स्लाइडन है वो आपके वनस्पति शास्त्री हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वान एंड स्लाइडन ने। किसने दिया? स्वान एंड स्लाइडन। किस सन में दिया था? 1839 में। किन्होंने दिया? स्वान एंड स्लाइडन ने 1839 में कोशिका का सिद्धांत दिया। और कोशिका के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है वो जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। और संरचनात्मक इकाई क्यों होती है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और कोशिका जो होती है वो जीवों की क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई क्यों होती है ये भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक, ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो ये है कोशिका का सिद्धांत। लेकिन जो वर्चाउ मेरे तीसरे वैज्ञानिक का नाम लिया था, उन्होंने एक कोशिका सिद्धांत 1858 में नया सिद्धांत जोड़ा। और उन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर के बनी होती है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यह सिद्धांत आपको प्रस्तुत किया है किसने? विर्चो ने। विर्चो। सन क्या है? 1858। इन्होंने क्या दिया है? कोशा की वंश परंपरागत का सिद्धांत। कोशा की वंश परंपरागत का सिद्धांत। ये आप लोग सभी मेरे साथ इसको बोलते चले। बार बार बोलने से क्या होती है, चीजें माइंड में सेटअप होती जाती हैं। और आप इसको नोट डाउन करते चले, इसको कहीं लिखते चले, जिससे कि कभी आपको रिवाइज करना पड़े तो आपको अपनी हैंड राइटिंग में, जो आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं वो आपको जल्दी याद हो जाता है। हालांकि मैं इसका आपको पीडीएफ देती रहूंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ लगातार बने रहें और इसको नोट डाउन करते चले। क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग में पढ़ने से क्या होता है, जो हमारा जो रिवीजन होता है वो हमको तुरंत याद आ जाता है कि हाँ मैंने ऐसे पढ़ा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं कोशिका के प्रकार में। जो कोशिका होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। तो आपका ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है इसमें बन सकता है कि अविकसित प्रकार का केंद्र किसमें पाया जाता है या विकसित प्रकार का केंद्र किन प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ कोशिका के प्रकार में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, ये पहला प्रकार है आपका। और जो आपका दूसरा प्रकार है वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए होता क्या है, प्रोकैरियोटिक, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो प्रो और दूसरा क्या है? कैरियोटिक। कैरियोटिक। जो प्रो है, प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव माने आद्य यानी कि अविकसित। प्रिमिटिव यानी अविकसित या आद्य। और ये जो कैरियोटिक है, कैरियोटिक का अर्थ होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो शब्द से ही आपको पता चल रहा है अविकसित केंद्रक, यानी कि वह कोशिका जिसमें अविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन मिल गया है। आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपका क्वेश्चन आता है कि अविकसित प्रकार का जो केंद्रक होता है वो किन प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, और उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे। तो उसमें एक ऑप्शन होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में उत्तर टिक लगाना है। ठीक, आपका प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है वही आपका सही उत्तर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में आ जाते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो बना है यू प्लस कैरियोटिक। कैरियोटिक। तो जो यू है इसका मतलब होता है गुड या वेल।
यानी कि व्यवस्थित केंद्रक, व्यवस्थित केंद्रक या विकसित केंद्रक। तो यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका के अनुसार हमारे जो सजीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक कोशिकीय, जो एक कोशिका से बने होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लिखते जाइएगा, ये क्वेश्चन आप जरूर से लिखते जाइएगा। बार बार कह रही हूँ कि अपनी हैंड राइटिंग से ही लिखने में ज्यादा याद होता है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ देती रहूंगी, पर फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखें, जिससे कि आपको यह ज्यादा समझ में आए और यह आपके दिमाग में ज्यादा देर तक बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, मैं आपको चित्र के माध्यम से थोड़ा समझा देती हूँ। कुछ ऐसा प्रकार का होता है जिससे कि आप इसको कभी भी ना भूल पाए। और ये यूकैरियोटिक कोशिका मैं बनाती हूँ। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक में व्यवस्थित केंद्रक होता है। ठीक, इस केंद्रक में केंद्रक की झिल्ली पाई जाती है और इस केंद्रक के अंदर इसके केंद्रकीय द्रव्य भरे होते हैं। ये जो केंद्रकीय द्रव्य होते हैं, ये जो केंद्रकीय पदार्थ होते हैं, जैसे कि क्रोमैटिन हो गया और जैसे कि इसकी जो प्रोटीन्स वगैरह हो गई, ये कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं होती। देखिए आप देख सकते हैं, ये कोशिका के द्रव्य और ये कोशिका के सारे घटक हैं। ठीक, तो ये जो कोशिका का द्रव्य है, कोशिका के द्रव्य के सीधे संपर्क में ये नहीं होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। और ये जो कोशिका होती है, इस कोशिका के द्रव्य में कोशिका के समस्त अंगक पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि गॉल्गी बॉडी, जैसे कि राइबोसोम, जैसे कि आपका क्लोरोप्लास्ट है, जैसे कि आपका लाइसोसोम है, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये सारे ऑर्गेन्स कोशिका में उपस्थित होते हैं। और जो आपके जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें एक व्यवस्थित केंद्रक ना पाया जाकर के ऐसा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिससे कि जो केंद्रक का जो मटेरियल होता है वो कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में होता है। जैसे कि ये यहाँ पे आपकी क्रोमैटिन जालिका पड़ी हुई है, इससे संबंधित जो प्रोटीन्स होती हैं वो सभी कोशिका के द्रव्य से मिली हुई होती है, यानी कि कोशिका के द्रव्य से सम्मिलित होती हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं अविकसित प्रकार का केंद्रक, और हम इसको क्या बोलते हैं? विकसित प्रकार का केंद्रक। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि बैक्टीरिया में किस प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है, तो आपको जवाब देना है कि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया में पाई जाती है, विषाणुओं में पाई जाती है, और किन में पाई जाती है? नीली हरी शैवालों में पाई जाती है। इन जंतुओं को छोड़ दीजिए, इनके बाद जो आपके अन्य सजीव आते हैं, अन्य जंतु आते हैं, अन्य पादप आते हैं, उनमें आपकी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कोशिका की संरचना है, कोशिका की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिका में जो विभिन्न प्रकार के अंगक पाए जाते हैं, अंगों की खोज किसने की, अंगों के महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये सभी क्वेश्चंस आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये सभी आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनाते हैं, और इन्हीं को हम यहाँ पर सारे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल में तो सबसे पहले मैं कोशिका का एक चित्र बनाती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आपको क्वेश्चन को याद करने में जरा भी कठिनाई महसूस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी एक कोशिका, ये है आपकी कोशिका की भित्ति। ठीक, कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है कोशिका की झिल्ली। तो सबसे पहले तो पूछा जा सकता है कि पादप एवं जंतु कोशिका में क्या अंतर पाया जाता है। आप ये मत सोचिए कि कंपटीशन लेवल में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इन्हीं सामान्य क्वेश्चन को यदि हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो ये हमारे लिए इजी है। और अगर इसी को हम याद करके नहीं रखेंगे, इसी को अगर माइंड में हम कॉन्सेप्ट इनका क्लियर करके नहीं रखेंगे, तो यही हमारे लिए बहुत कठिन है। जाहिर सी बात है, ABCD जिसने पढ़ रखी है उसके लिए तो बहुत आसान है, और जो छोटा सा बच्चा है जिसने नहीं पढ़ रखी है उसके लिए तो बहुत कठिन है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, बस हमें उसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो माइंड में क्लियर करना होता है। तो ये है आपकी पहली लेयर कोशिका की भित्ति, और आपकी ये दूसरी लेयर है कोशिका की झिल्ली। कोशिका की झिल्ली। ठीक, तो पादप एवं जंतु कोशिका में एक सबसे बड़ा अंतर होता है। पादप कोशिका में कोशिका की भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका की भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में केवल कोशिका की झिल्ली पाई जाती है, परंतु पादप कोशिका में दोनों पाई जाती है। ठीक, उसके बाद ये रहा आपका केंद्रक। इस केंद्रक में क्या होता है? ये जो केंद्रक होता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक संरचना होती है। कोशिका का ये अंगक है, ये निकला होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों की इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो इसका उत्पादन हुआ है वह कोशिका की भित्ति से होता है, और कोशिका की भित्ति से होते होते
केंद्रक की झिल्ली से जुड़ जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि केंद्रक की झिल्ली से इसका उत्पादन हुआ और केंद्रक की झिल्ली से होते होते इसका उत्पादन बढ़ते बढ़ते ये कोशिका की भित्ति से जुड़ गया है। ठीक, तो ये है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका केंद्र के अंदर है ये केंद्रिका, इससे संबंधित कुछ प्रोटीन, ये है क्रोमैटिन जाल और ये रहा केंद्रकीय द्रव्य। कोशिका के बहुत सारे अंग किसमें पाए जाते हैं? यहाँ पे, ठीक, जैसे कि रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है? वैक्यूल, है ना। कोशिका में वैक्यूल पाई जाती है। कोशिका में क्या पाई जाती है? वैक्यूल पाई जाती है, जो कि कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, स्फीति बनाती है। कोशिका को क्या बनाती है? स्फीति बनाती है, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक, वैक्यूल के बाद और ऑर्गन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे समझ लीजिए गोल्जी बॉडी, ये हो गया लाइसोसोम, ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, और ये आपके राइबोसोम्स के कण हो गए, ये राइबोसोम्स के कण है। इस प्रकार से बहुत सारे अंग पाए जाते हैं और इन सभी अंगों को कुछ ना कुछ स्पेशल नाम दिया हुआ है इनको क्योंकि इनके विशिष्ट कार्यों के कारण। तो जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं या तो क्या होते हैं, इन ऑर्गेन्स से संबंधित वैज्ञानिकों के नाम पूछे जाते हैं कि किसने खोज की है, या फिर क्या होते हैं इनके कार्य के आधार पर इनको क्या नाम दिया गया है ये पूछा जाता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊर्जा का निर्माण करता है। इसी प्रकार से जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैलियां बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करती हैं? सुसाइड बैग कहलाती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं? भोजन ना मिलने पर अपनी ही कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को क्या करती है? पचा देती है, यानी कि कोशिका का समापन कर देती है, कोशिका को समाप्त कर देती है। ठीक है, इसी तरह से गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। तो ये जो इनको जो नाम दिए गए हैं, तो ये स्पेशल नाम पूछे जाते हैं। आपके वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो अब आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा राइबोसोम को, गोल्जी बॉडी को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को या लाइसोसोम को। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? गोल्जी बॉडी। तो चलिए हम एक एक अंग के बारे में इसमें विस्तार से अध्ययन करते हैं। आइए, तो हम कोशिका की संरचना में हम कोशिका में क्या पढ़ते हैं? पहले हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका की भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, जो कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये सेल्यूलोज क्या है? कोशिका के द्वारा ही स्रावित पदार्थ क्या है? सेल्यूलोज। कोशिका ही इस पदार्थ का स्राव करती है और स्राव के बाद ये जो सेल्यूलोज होता है ये कोशिका की बाहरी परत में जम जाता है और कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। ठीक, सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसके बाद क्या बढ़ते हैं? कोशिका भित्ति। जो कोशिका की भित्ति होती है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना है। कोशिका भित्ति में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे इस प्रकार से, ये जो कोशिका की भित्ति है इसमें बीच बीच में जो छेद होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो क्या करता है? आदान प्रदान का कार्य करता है, गैसीय विनिमय का कार्य करता है। यह एक कोशिका के द्रव्य को दूसरे कोशिका द्रव्य से क्या बनाता है? संपर्क बना करके रखता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है? दो कोशिकाओं के बीच में संपर्क, है ना, या आदान प्रदान या लेन देन, पदार्थों का आवागमन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? जीव द्रव्य। क्या पढ़ेंगे? जीव द्रव्य। कोशिका को तीन भाग में मैंने डिवाइड करके पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। पहला मैंने आपको कोशिका भित्ति के बारे में बता दिया है। कोशिका भित्ति से ज्यादा खींचकर यही क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का निर्माण किससे होता है? किस पदार्थ से होता है? तो सेल्यूलोज से होता है। या कोशिका में उपस्थित जो छिद्र होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं किसमें? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य से संबंधित जो प्रश्न है मैं आपको बताने वाली हूँ। जीव द्रव्य की खोज किसने की ये पूछा जा सकता है, या जीव द्रव्य नाम किसने दिया ये पूछा जा सकता है, या जीव द्रव्य को भौतिक आधार किसने कहा है या किसने माना है पूछा जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं। जीव द्रव्य क्या है आपका? जीव द्रव्य कोशिका में यह पोर्शन है। इस रिक्तिका को छोड़ दीजिए और ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका क्या है? जीव द्रव्य है। क्या है? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। किसने कहा है? जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार माना गया है। किन्होंने कहा है? हक्सले ने।
हक्सले ने, इसको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मैं जब बोला करूं तो मेरे साथ साथ रिपीट किया करिए। मैं किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करती हूँ सिर्फ इसीलिए कि आप उसको सुने और खुद भी रिवीजन करें, खुद भी रिपीट करें। मैं जैसे ही पूछूं किन्होंने कहा है, हक्सले ने, तो आप भी मेरे साथ बोलेंगे किन्होंने कहा है, हक्सले ने। इससे क्या होता है कि वैज्ञानिक का नाम बोलने से भी आप क्लियर हो जाएंगे सॉरी, वैज्ञानिक का नाम बोलने से भी आप क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और आपको ये तुरंत याद भी हो जाएंगे। ठीक, तो किन्होंने किया है, हक्सले ने। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जीव में द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है, किन्होंने, हक्सले ने। क्यों माना है, क्योंकि इस जीव द्रव्य में ही संपूर्ण प्रक्रियाएं कोशिका के द्वारा या कोशिका के अंगकों के द्वारा संपन्न की जाती हैं, संपन्न होती हैं। तो चलिए, जीव द्रव्य की खोज किन्होंने की, जीव द्रव्य की खोज किन्होंने की, परकिंजे ने, परकिंजे ने। किन्होंने की थी, जीव द्रव्य की खोज परकिंजे ने की है। और किस सन में की है, 1831 में। किसने, 1831 में जीव द्रव्य की खोज परकिंजे ने की है और 1831 में की है। और जो जीव द्रव्य नाम है वो किन्होंने दिया है, डुजार्डिन ने। किन्होंने दिया है, डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य नाम दिया है, जीव द्रव्य नाम दिया। इन दोनों को आप लिख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य को हम बांटते हैं कितने भाग में, 2 भागों में बांटते हैं। किसमें किसमें, एक तो हम बांटेंगे केंद्रक में और दूसरा हम बांटेंगे कोशिका द्रव्य में। ठीक, ये है जो पूरा द्रव्य, कोशिका को छोड़ दीजिए, इस पूरे द्रव्य को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। किसमें किसमें बांटेंगे, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और जो दूसरा है वो क्या है, केंद्रक। ठीक, केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक, उस कोशिका द्रव्य में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका के जितने भी अंगक होते हैं उनकी खोज किसने की, उनके विशेष कार्य क्या होते हैं, उनको विशेष क्या नाम दिया गया है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम केंद्रक में क्या पढ़ेंगे कि केंद्रक के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उन सभी पदार्थों के बारे में डिस्क्राइब से पढ़ने वाले हैं। उनकी खोज किसने की है, उनके क्या कार्य होते हैं, इन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि और भी स्टूडेंट्स तक इसका लाभ पहुंचे। और याद रखिएगा ये आपके सभी कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। और आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल की वीडियो में मैं इसके बारे में इसके आगे पढ़ाऊंगी, कोशिका की संरचना और कोशिका के अंग जो होते हैं उनके कार्य जो होते हैं, इससे संबंधित हम अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।